10:30 के आसपास शिविर शुरू हो जाता है, लेकिन बारिश वगैरह रही आज सुबह और कुछ दिक्कत रही रास्ते में सबको आने में, तो देर हो गई है थोड़ा, 11:15 11:30, लेकिन स्टिल आई थिंक वी आर ओके। सोम भैया शिविर लेंगे पूरा का पूरा, जो भी अगले 7 दिन जो है रहेंगे साथ में। सोम भैया का आग्रह था कि मैं आपको संस्थान की तरफ से थोड़ा सा अवगत करवा दूं और ऑडियंस का भी एक दूसरे के साथ में हल्का सा परिचय रहे कि कंपोजिशन ऑफ द क्राउड जो है, सब पार्टिसिपेंट्स कहाँ से मूलतः आए हैं। तो इस सारी बात को मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर रख लूं, और फिर सोम भैया जो है उसको, मैं सोम भैया का परिचय नहीं दूंगा, सोम भैया अपना परिचय अपने आप देंगे। जब शिविर चलेगा 7-8 दिन तक बात होगी, तो अच्छे से सोम भैया अपने बारे में भी, अपनी यात्रा के बारे में सब कुछ बताएंगे। ये अभ्युदय संस्थान धनौरा में आप लोगों के आए हैं जो, तो ये जहां तक मेरे रिकॉर्ड्स हैं, ये 63rd शिविर है यहाँ पर। एग्जैक्टली 6 साल पहले 10 सितंबर 2015 को इस संस्थान में पहला शिविर हुआ था। तो उसमें दिल्ली सरकार के 54 टीचर्स आए थे और दिल्ली सरकार से, और ऐसे करते हुए शिविर का एक क्रम चला। टीचर्स के, प्रिंसिपल्स के, समाज से, लोगों के, परिवार के स्तर पर भी ऐसा लगता है कि बात जो है शिक्षा की भी है, लेकिन शिक्षा की हर बात अगर परिवार से नहीं जुड़ती है तो वो बात भी अधूरी सी रह जाती है। तो ये बड़ा अटपटा सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि बच्चे, और हमारी जनरेशन के भी काफी सारे लोग, हम सब भी अपने को देखें तो हम सब बड़े अच्छे से पढ़ लिख गए, अच्छी क्वालिफिकेशंस ली, अच्छी डिग्रियां ली, अच्छे स्टेटस तक पहुंचे, समाज में पद सम्मान बहुत पाया, और काफी बार घरों में परिस्थितियां संबंधों की जो है वो ऐसी रहती हैं कि आदमी खुद में भी परेशान होता है कि भैया ये हो क्या गया, गलती कहाँ हो रही है। तो परिवारों में भी समस्याएं हैं, संबंधों में समस्याएं हैं, सामाजिक स्तर पर तो हम सब पीड़ित हैं ही। कोई भी 4 आदमी बैठ जाए और कोई भी बात करके देख लो, तो व्यवस्थाओं को, राजनीतिज्ञों को, व्यवसायियों को, जिसके बारे में बात करें, अपने अंदर से ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं, अपने अपने में सब समीक्षा कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि काफी कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। हालांकि शिक्षा बढ़ रही है, तो शिक्षा बढ़ती तो आदमी का आचरण ठीक होता, वो आचरण ठीक नहीं हो रहा है। गलती कहाँ हो रही है, गैप कहाँ है, ये अगले 8 दिन में सोम भैया इस यात्रा को बड़े अच्छे से अपनी सहज गति के साथ में कवर करेंगे। आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि साथ में बने रहें। सत्र का जो समय शुरू हो, जैसा मुकर्रर, जैसे आप लोगों की जिज्ञासाएं रहेंगी, जैसे आप लोगों की प्रश्न रहेंगे, सोम भैया तो रात को 9 बजे तक भी बात करते रह सकते हैं। ठीक है, आपकी अगर सुनने वाली स्थिति हो और आपके सबके मिलकर प्रश्न बने कि बात जिंदगी को छूती हुई हो रही है, तो फिर ऐसा लगता है कि बात होती ही रहे, बात बंद ना किया जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो था शिविर का बैकग्राउंड, जो बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं उनके लिए, जो पहले से आए हैं वो तो जानते ही हैं कि मूल कंटेंट क्या है। तो लंच ब्रेक और 2 चाय, ऐसा एक व्यवस्था की दृष्टि से रहेगा। बाकी धीरे धीरे करके जैसे जैसे चलेंगे वैसे देख लेंगे। कंपोजिशन ऑफ द टीम ऐसा है कि एक महाजन परिवार है, सुशील महाजन जी, राहुल महाजन जी, अरस्तु महाजन जी, आप इनसे सुबह से जैसे जैसे आप लोग आ रहे हैं देख भी रहे हैं, उनका पूरा का पूरा एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो एक पार्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ दिस ग्रुप है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा ऐसा अंदाजा है कि 50-60 लोग जो हैं वो महाजन फैमिली, उनके मित्र, उनके जो प्रोफेशनल जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जो उनका फैक्ट्री वगैरह चलता है, स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, उन सब के साथ में मिलजुल कर एक ग्रुप जो है वो, एक ग्रुप यहाँ पर दिल्ली सरकार के टीचर्स का भी है। ठीक है, तो 15-20 जो है वो टीचर्स हैं, उनमें से कुछ लोगों ने पहले शिविर किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो 50-60 लोग महाजन फैमिली से, 15-20 लोग जो है वो दिल्ली सरकार के टीचर्स से, और फिर उसके अलावा 20-25-30 लोग, और हमारी एग्जैक्ट अभी गिनती बनी भी नहीं है क्योंकि पीपल आर स्टिल कमिंग इन, वी कुड नॉट काउंट। तो कुछ ऐसा करके लोग जो है वो समाज से, फैमिलीज के साथ में, कुछ अकेले अपने इंटरेस्ट से इस बात को समझने के लिए अपनी जिज्ञासाओं के साथ, अपनी क्यूरियोसिटी के साथ में वो लोग भी आए हैं।
तो सब लोगों का फिर से पुनः स्वागत है और सोम भैया हमारे बीच में उपलब्ध है। एक चीज का और ध्यान रखा जाए, हम कोरोना काल में, ठीक है, तो अपना जो भी परिस्थितियां हैं, हॉल में काफी जगह है, अपने बीच में भी दूरी बनाए रखी। हमने बीच में टीवी की स्क्रीन भी लगा के रखी है, क्योंकि बैठते हैं तो आपको जितना पीछे जाएंगे बोर्ड नहीं दिखेगा, स्क्रीन लगा दिए ताकि पीछे वाले लोगों को भी बोर्ड दिखे। तो अपने हिसाब से, अपनी अनुकूलता के अनुसार कोविड को ध्यान में रखते हुए अच्छी निश्चित दूरी भी बनाकर रखें। और जो ये हम अभी माहौल बहुत अच्छा है, आपको बाहर देखने का बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो ये जो एक बाहरी एक्सटर्नल टूरिज्म है, इसका भी आनंद लीजिए। आने वाले 7 दिन में सोम भैया हमारा इंटरनल टूरिज्म भी अच्छे से करवाने वाले हैं। तो आउटर एक्सप्लोरेशन भी करें, इनर एक्सप्लोरेशन के लिए सोम भैया आपको हैंड ओवर करते हैं। आपका स्वागत है। हाँ जी, सभी को नमस्कार। कैसे, मौसम ठीक है? चलिए, कोरोना काल के बाद कितने लोग पहली बार निकले? कितने लोग कोरोना काल के बाद पहली बार निकले? 8 दिन के नहीं, बाजार घर से निकलते हो अलग बात है, घर से दूर निकलना, हाँ, तो लगभग उसमें तो काफी लोग आ जाएंगे। चलिए, खूब सबको शुभकामनाएं। कोरोना काल के बाद हम लोग फिर से एक बार ऑफलाइन मिल सके। तो अभी बच्चों से कुछ स्कूल जाते हो ना, ऑनलाइन जाता, तो ऐसा लगता है जिंदगी ऑनलाइन हो गई। पर ये भी अच्छा रहा कि जो भ्रम 10 साल में टूटता, वो 1 साल में टूट गया। ऑनलाइन मतलब टेक्नोलॉजी को लेके जो एक हमारा ओवर इवैल्यूएशन या उससे बहुत कुछ हो जाएगा, उसकी सीमा भी पहचान में आई कि इससे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और बहुत सारी वो चीजें भी सामने आई जिनकी शायद इमेजिनेशन करने में भी हमको दिक्कत होती है। मैं अभी गुजरात से आ रहा हूँ, हमारे मित्र हैं वहाँ स्कूल चलाते हैं। तो एक मैडम थी जो प्री प्राइमरी स्कूल को हेड करती, तो उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने जो परेशानी बताई वो ऐसी है कि वो हमारे सुनने के बाद भी कल्पना में ठीक से बैठ नहीं रही। तो उन्होंने बताया कि वो टीचर उसको मानते हैं जो मोबाइल पे और लैपटॉप पे चलता है। वही टीचर जब सामने मिल गया, कोई 15 अगस्त ऐसे कोई फंक्शन में मान लो स्कूल में बुला लेते हैं, तो वो उसको टीचर जैसा उसको नहीं फील आ रहा है। उसको टीचर मतलब मोबाइल में आता है, स्कूल मतलब मोबाइल में होता है। ऑफलाइन ये बिल्डिंग में स्कूल नहीं होता है। एक बच्चा जिसने जन्म के बाद ऑनलाइन ही स्कूल देखा है और लैपटॉप या मोबाइल में ही टीचर को देखा है, तो जब उसको टीचर मोबाइल में दिखती है तो उसको लगता है कि अब ये टीचर है, अब ये क्लासरूम। अभी हमारे लिए बहुत मुश्किल है इसको विजुलाइज कर पाना या एक्सेप्ट कर पाना, क्योंकि हमारे कंडीशनिंग में बहुत गहरा है कि स्कूल मतलब बिल्डिंग, क्लासरूम मतलब क्लासरूम और सामने टीचर खड़ी होती या खड़ा होता। तो इस तरह के भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो शायद हमारी कल्पना में नहीं थे, लेकिन जो घट रहा है। कोरोना काल में बहुत सारे हमने अपनों को भी खोया है, अपने आसपास के लोगों को खोया है, बहुत लोगों की जॉब्स और तमाम परेशानियों से भी गुजरे हैं। लेकिन पॉजिटिव पार्ट ये भी है कि बहुत कुछ नया सोचने का भी एक अवसर दिया है। और वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते थे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना चाहते थे या कुछ और सोचना समझना चाहते थे, उनको भी एक गंभीरता से एक समय तो मिला जिसका लाभ काफी लोगों ने उठाया। इस वर्कशॉप में जैसा संजीव चोपड़ा जी ने कहा, 2 समूहों की चर्चा की। एक समूह और है जो सत्य प्रकाश भारत जी के माध्यम से है और काफी सोचने वाले लोग हैं और काफी अच्छा सोच रहे हैं। प्रोजेक्ट युग परिवर्तन, संसार में अच्छाई कैसे आए, ऐसा भी हम बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। तो 3 समूह मेरी जानकारी में है, दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स और महाजन फैमिली के साथ जुड़े हुए परिवार और ये एक ग्रुप
बाकी और सभी मित्र परिवारों से और परिचय से लोग आ पाए। तो मुझको लगता है कि बहुत एक सुखद मौसम में एक सुखद सफर होगा। इस सुखद सफर पे हम निकल सकें और 8वें दिन मैं इस काम को लगभग पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। तो मेरा ऐसा निष्कर्ष है, बार बार उसको घटते हुए होते हुए देखा है। जैसे 2 शब्द हम सुनते हैं, एक हम सुनते हैं मोटिवेशन, एक है ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि दोनों शब्द हमारा सुना हुआ है, लेकिन शायद 7 दिन के बाद 8 दिन के बाद इसका मीनिंग और बेहतर क्लियर होगा। तो दोनों में क्या अंतर है, मोटिवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या अंतर है? माइक कौन बोलेगा, जो भी आप मानते हो। जी नमस्कार भैया। मुझे लगता है कि मोटिवेशन जब कोई हमें कुछ बेटर करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारे अंदर अपनी समझ से परिवर्तन आता है। तो दोनों में मुझे यही डिफरेंस है। तो मोटिवेशन एक बाहरी प्रभाव है और ट्रांसफॉर्मेशन और बाहरी प्रभाव है और अस्थायी है। बाहरी है इसलिए अस्थायी ही रहेगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो स्व प्रभाव है और स्थायी है। स्थायी नहीं है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। तो ये जो 7 दिन 8 दिन हम लगाने वाले हैं, इसमें स्थायी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्थायी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको एक रास्ता दिख जाएगा और आपको दिख जाएगा ये होने वाली चीज है, नहीं होने वाली चीज नहीं है, और मेरे साथ नहीं हो सकती है, सभी के साथ हो सकती है। देखिए अभी एक और अंतर है, मुझको लगता है कि अभी हम लोगों ने जिंदगी को कंपार्टमेंट्स में देखा है। फाइनेंशियल लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, और क्या पर्सनल लाइफ है ना, पॉलिटिकल, पब्लिक लाइफ है, डिजिटल लाइफ। ये भी एक नई लाइफ आ गई है जो कि काफी प्रभावी, डिजिटल लाइफ। तो ऐसे कई तरह से हमने देखा है और हम ये स्वीकारते हैं कि सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ ये सबकी जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को इस तरह का माइंडसेट होता है और अक्सर सामाजिक जीवन जीने वाले लोगों के परिवार में ये कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, क्योंकि पत्नी को लगता है तुम ऐसे ही फालतू दौड़ते रहते हो, उससे कुछ निकलता तो है नहीं। अपनों को समझा पाना तमाम सोशल वर्किंग फील्ड्स में ये भी एक कठिन काम होता है, चैलेंज रहता है जिंदगी में। फिर भी हमारा कमिटमेंट होता है, हम रास्ते निकाल लेते हैं। ये एक इस तरह का कंटेंट सामने आया जिसमें कि ये सारे कंपार्टमेंट्स टूट जाते हैं। हम जिंदगी को जिंदगी की तरह से देख पाए और हर व्यक्ति देख पाए, क्योंकि ये हर व्यक्ति की जरूरत है। तो जितने कंपार्टमेंट्स हमने बनाए थे, ये सारे कंपार्टमेंट डिसॉल्व हो जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ इवॉल्व होने लगते हैं। बहुत सारी जर्नी में ये जर्नी हम बहुत बढ़िया से कर पाए, इसके लिए कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन आई हैं जो मैं आपसे शेयर कर दूं पहले, फिर हम बात को शुरू करेंगे। ऑलरेडी 11 बजने में 20 मिनट है और लगभग लंच करेंगे हम 1:30 बजे। क्या 1:30 बजे? तो 1:30 बजे तक एक यात्रा पूरी कर लें। तो एक तो कुछ ऑब्जर्वेशन आने ही लगते हैं, कोई भी काम करें। तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि रिजल्ट एश्योर्ड है, रिजल्ट आता ही है। मामला केवल इतना है कि लिसनिंग कितनी हो पाती है। तो उसको मैं 2-4 शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा। एक तो क्या नहीं करेंगे पहले वो तय कर लो। इन 8 दिनों में किसी भी तरह का उपदेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए एक बार भी चाहिए शब्द का उपयोग नहीं होगा। इसलिए किसी भी तरह का डूज एंड डोंट्स की चर्चा हम नहीं करेंगे। किसी भी चीज को मानने के लिए कोई आग्रह नहीं होगा। किसी भी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये ठीक है?
उपदेश नहीं होगा। उपदेश की भाषा चाहिए, उपदेश की भाषा हमको ऐसा जीना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए। कभी ऐसा आपने बोला कि हमको रोज पानी पीना चाहिए, रोज खाना खाना चाहिए, रोज हमको सोना चाहिए, ऐसा बोला कभी? है स्वतः ही होता है, फिर चाहिए तो बोलना पड़ता है। इसका मतलब है जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए हम चाहिए शब्द का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है जो हमारे आचरण में नहीं है, खाना हमारे आचरण में है, सोना हमारे आचरण में है, हिंदी इंग्लिश गुजराती भाषा हमारे आचरण में है, तो जो हमारे आचरण में है वो परिवार में हो ही जाता है। आप ध्यान देके देखिए, जो चाहिए जिसको बोल रहे हैं इसका मतलब वो हमारे परिवार में आचरण के रूप में नहीं, या उस पर सोचने की जरूरत है। इसलिए चाहिए से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आदमी बेसिकली सॉफ्टवेयर, उसका विचार पार्ट सॉफ्टवेयर है, शरीर पार्ट हार्डवेयर है। जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसा हार्डवेयर काम करेगा। इसका मतलब है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को बदले बिना हार्डवेयर से कोई अपेक्षा करें तुमको सुबह रोज 4 बजे उठना चाहिए, ये गाली देना ठीक नहीं है। आओ चुगली चुगली खेलें, काफी पॉपुलर गेम है? इसकी भी कोई ऐप बन सकती है कि नहीं? ऑटो मोड में। इसलिए कुछ भी मानने के लिए कहा जाए ये भी ठीक नहीं है। तो ये हमारे बात करने का तरीका रहा। तो मैंने ये आपके लिए कहा कि जो भी मैं कहूंगा उसको आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। चीजों को क्या करेंगे तो नहीं मानेंगे तो जो भी कुछ कहा जाएगा वो एक प्रपोजल है, वो एक प्रपोजल है। प्रपोजल का आधार मध्यस्थ दर्शन, उसको बोलचाल की भाषा में जेवी के नाम से बोलते हैं। प्रपोजल को आपके सामने प्रपोजल रखा जाएगा, उसको आपको मानना नहीं है, उसको हम जांचेंगे, क्योंकि ये जांचने की कैपेबिलिटी मानव में है और इस पे भरोसा एजुकेशन सिस्टम ने भी बहुत नहीं किया है और हम परिवार में भी इसका भरोसा नहीं किया गया। तो आदमी के पास इनहेरेंट क्वालिटी है कि उसमें जांचने की क्षमता है। जांचने के जो आधार हैं, ये हमारा भरोसा है कि पूरा एग्जिस्टेंस किसी नियम से चलता है, कि किसी महापुरुष की वजह से चलता है, किसी देवी देवता की वजह से चलता है, या ये पूरा एग्जिस्टेंस किसी नियम से चलता है। वो नियम भारत में, इंग्लैंड में, अंटार्कटिका पे नियम की परिभाषा है कि जो बदलता नहीं है उसका नाम नियम। तो इसका मतलब है कि यदि ये पूरा एग्जिस्टेंस जैसा है वो यूनिवर्सल है। यदि कोई चीज यूनिवर्सल है तो उसको लॉजिकली समझा जा सकता है। यदि उसको समझा जा सकता है तो उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, तो वो प्रैक्टिसेबल है। यदि कोई चीज प्रैक्टिसेबल है और सभी के द्वारा प्रैक्टिसेबल है तो वो रेप्लिकेबल है। रेप्लिकेबल है तो हेंस वेरीफाइबल है। तो एक हमारा जांचने का आधार ये है कि यदि एग्जिस्टेंस में इस धरती पे मानव के होने का, मानव होने में मानव का कोई योगदान, इस धरती पे मानव होने में मानव का कोई योगदान, इतना सोच रहे? इस धरती पे मानव के होने में मानव का कोई योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं है। अरे रिप्रोडक्शन में आपका क्या योगदान? आपका कुछ योगदान नहीं है ना। बिल्कुल एक प्राकृतिक घटना है, 2 लिक्विड मिलते हैं, उसके मिलने से जो होता है वो होता है। हमारा योगदान उसमें मिनिमम है, नहीं जैसा है। और यदि सृष्टि में पहली बार मानव आया होगा उसमें मानव का योगदान, जब इस धरती पे मानव प्रकट हुआ होगा कभी तो हुआ होगा, उसमें मानव का कोई योगदान, उसमें तो कोई है ही है, उसमें भी कोई नहीं है, आज भी कोई नहीं। तो मानव के प्रकटन में, इस धरती पे मानव के इवोल्यूशन में मानव का कोई योगदान नहीं है, ये समझ में आया। सभी मानव में सोचने समझने की क्षमता सीमित है कि असीमित है? बोलते जाओ साथ साथ।
कहानी नहीं बोलूंगा। हाँ, ये पूरा ऐसी बातचीत करके चलेगा। मेरे को प्रवचन देना है, आपको सुनना है, ऐसा नहीं है। इसलिए पहले ही कहा जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है उसको आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो असीमित है। इस असीमित क्षमता के होने में मानव का कोई योगदान, इसमें भी कोई योगदान नहीं। आदमी की चाहत है, वो दुखी होना नहीं चाहता है, भयभीत होना नहीं चाहता है, परेशान होना नहीं चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट में आना नहीं चाहता है। इसमें आदमी का कोई योगदान। धरती की जितनी भी चाहत है सभी में समान रूप से उपलब्ध है, गरीब में, अमीर में, स्त्री में, पुरुष में, है ना। इसका मतलब है कि सभी में ऐसा है, तो इसमें भी हमारा कोई योगदान नहीं। तो इतनी सारी चीजें देख के हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि आदमी के होने में आदमी का कोई योगदान नहीं है। उसके भीतर सोचने समझने की असीम चाहत है, इसमें आदमी का कोई योगदान नहीं है। उसकी बहुत सारी चाहनाएं हैं, वो भी कॉमन है, मूल चाहनाएं कॉमन है, इसमें भी आदमी का कोई योगदान नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी है वो यूनिवर्सल है, नेचुरल है। यदि यूनिवर्सल है, नेचुरल है, तो जैसे हमने जड़ संसार को समझा, क्लासरूम में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हजारों इंजीनियर रोज तैयार होते हैं। क्यों हम पढ़ पाते हैं? क्योंकि जड़ संसार के बारे हमने माना कि उसको ऑब्जेक्टिवली समझा जा सकता है, क्योंकि वो निश्चित है। मानव के बारे, मानव की कहानी में थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है कि वो मैन टू मैन वेरी करता है, लेकिन मानव का होना एग्जिस्टेंशियल है। उसको समझने की कोशिश करेंगे और धीरे से जिन मामलों में हम कह रहे हैं, तो देखिए जो एक अद्भुत काम इस अनुसंधान के माध्यम से हुआ है वो ये है कि जिस तरह से जड़ संसार के बारे नियमबद्ध तरीके से समझा जा सकता है, उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। हम चांद तक पहुंच गए, हमारे घर बेहतर हो गए, हमारी गाड़ियां बेहतर हो गई, हमारे इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल और तमाम चीजें बेहतर हो गए, क्योंकि हम उसको समझने लगे हैं तो उसको हैंडल कर पाते हैं। उसी तरह से क्या आदमी की जिंदगी को भी जैसे जड़ संसार को नियम पूर्वक समझा जा सकता है, उसी तरह आदमी की जिंदगी को भी नियम पूर्वक समझा जा सकता है? क्या इस बात की जरूरत नहीं है कि यदि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं तो मैं बढ़िया बिल्डिंग डिजाइन करने का कॉन्फिडेंस रखता हूं, आपका बजट और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3D मॉडल निकाल के हाथ में पहले टिका देता हूं कि बनने के बाद ऐसा दिखेगा? क्या इस बात की जरूरत नहीं है कि हमको जिंदगी का ब्लूप्रिंट समझ में आ जाए और जिंदगी के बारे में भी हम कह सकें कि फाइनल प्रोडक्ट ऐसा आएगा और उसको ला के दिखा दें? क्या लगता है, इसकी जरूरत है कि नहीं? जरूरत तो है। तो देखिए ये बात, हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? थोड़ा जोर से बोला। हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? अपनों से पाया कि अपने से पाया? अपने से पाया। पाना चाहते हैं कि नहीं पाना चाहते? नहीं पाना चाहते। तो कौन सा भूत आके घुस गया? स्वयंभूत हो गया। स्वयंभू होना था, भूत हो गया। तो इसका क्लियरली इतना ही मतलब है कि यदि एक कार खराब हो जाती है तो मैकेनिक उसको देख के घबराता है कि खुश होता है? खुश होता है। यदि एक आदमी बीमार होकर डॉक्टर के पास जाता है तो बीमार को देख के डॉक्टर परेशान होता है कि खुश होता है? खुश होता है। ग्राहक आया। हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? हाथ उठाओ। हम समस्या दुखी होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। होते हैं। हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि समाधान के ना होने से दुखी होते हैं? पलट गए। दोनों चीजें नहीं है, एक ही जगह, एक ही चीज है। हम समस्या से कभी भी परेशान नहीं। आपने दोनों बार में हाथ किया। गाड़ी खराब थी, मैकेनिक परेशान था, आदमी को बीमार देख के डॉक्टर परेशान था, इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल पहले दिए और फिर आपसे पूछा हम समस्याओं से परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? आपने कहा नहीं होते हैं, जबकि उसके पहले मैं 2 एग्जाम्पल दे चुका हूं कि समस्या से आदमी परेशान नहीं होता है। तो परेशानी क्या है? परेशानी इतनी है कि मेरे पास समाधान नहीं।
तो समस्या परेशानी है कि समाधान का ना होना परेशानी? इसका मतलब है ये मानव रूपी मशीन हमको समझ में नहीं आई है। ये सोचने समझने का जो मशीन है ये हमारी क्लैरिटी में नहीं है। एक सूरत की महिला का अक्सर वो कमेंट मुझको याद आ जाता है कभी भी। उसने 7 दिन 3-4-5 दिन शिविर किया और लास्ट में उसने कमेंट दिया, बोले सोम भाई मैं समझ गई। क्या? बोले ये आपका शिविर जो है ना ये बहुत बढ़िया चीज है। क्या समझ में आ गया? बोले हम कोई भी यदि फर्स्ट टाइम कोई आईफोन टाइप कोई मशीन यूज कर रहा है जिसमें कि बहुत सारे फंक्शंस हैं और तो उसका मैनुअल साथ में आता है और मैनुअल को देख के आप उसको ऑपरेट कर लेते हो। बोले ऊपर वाले ने मोस्ट इंटेलिजेंट मशीन दिया है विदाउट मैनुअल। मशीन इंटेलिजेंट और मैनुअल गायब है। सारी जिंदगी हिट एंड ट्रायल है और हमने अपनों से दुख पाया है और अपनों को दुख दिया है और इतना दुख दिया है कि साधुओं में से 80% वर्ग अपनों से दुख पाके भागे हुए लोग। 80% जो अपने परिवार के क्लेश से कोई दिन तंग आके घर छोड़ के चले गए। तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि अभी तक हमने एक यात्रा की है कि जड़ संसार को हमने नियम पूर्वक, जड़ संसार के देखिए क्लासरूम का एक मर्यादा है, क्लासरूम का एक डेकोरम है कि हम जो भी क्लासरूम में पढ़ते हैं वो यूनिवर्सल हो, लॉजिकल हो, प्रैक्टिसेबल हो, रेप्लिकेबल हो, हेंस वेरीफाइबल। इससे कम चीज को क्लासरूम में नहीं ला सकते, इससे कम चीज को एजुकेशन में नहीं ला सकते। आस्थाएं व्यक्तिगत हो सकती हैं। मेरे पिताजी की आस्था और मेरी आस्था एक हो, जरूरी एक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरी आस्था और मेरे बेटे की आस्था एक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यदि कोई चीज यूनिवर्सल है और उसको क्लासरूम में लाया जा सकता है तो सवाल केवल इस बात का है, क्या जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है? अभी धर्म प्रौढ़ शिक्षा अभियान है। अभी जो हम धर्म के नाम पे जो कुछ भी करते हैं उससे जो कुछ भी फायदा हुआ है उसका सम्मान करते हुए हमको धर्म की याद कब आती? या तो घर में माता पिता पूजा करते रहते हैं, हम भी साथ में बैठ जाते हैं, या अपनी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा घटता है जो हमारे सोचने समझने की सीमा के बाहर होता है तो हम किसी गुरु को तलाशते हैं, तो हम किसी व्यक्ति को तलाशते हैं, फिर किसी विचार से कम पैदा जुड़ते हैं। लेकिन तब तक तो जिंदगी का लंबा सफर पूरा हो जाता है, गहरी कंडीशनिंग हमारी तब तक हो चुकी होती है। तो ये काफी महंगा सौदा है। किसी एक पकी हुई उम्र में हम आप लोग अब जिस उम्र में पहुंच गए हैं, इस उम्र में अपना सॉफ्टवेयर रीसेट करना, अपनी मान्यताओं को रीसेट करना, रिविजिट करना और उनमें ये पहचानने की हिम्मत रखना यदि कुछ गलत होगा तो मैं उसको बदलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि किसी उम्र के बाद मैं जो सोचता हूँ वो सही है, मैं ये सही सिद्ध करने के लिए तैयार रहता हूँ। ऐसा वर्ग बहुत छोटा है जो किसी भी उम्र में अपने भीतर उस लेवल पे तैयार हो कि यदि कुछ भी मिलेगा मैं उसको बदलने के लिए तैयार। लेकिन यदि इसको एजुकेशन में भी लाना है तो टीचर कहाँ से आएंगे? मंगल ग्रह से तो नहीं आएंगे। हम ही आप लोग किसी टीचर के रूप में काम करेंगे, किसी शिक्षक के रूप में, किसी, है ना? तो आवश्यकता इस बात की है कि पहले हम माँ बाप लोग उस बात को विजिट कर लें। तो जितनी भी संसार की समस्याएं हैं वो केवल इस बात के लिए हैं कि हमको ये मानव रूपी मशीन समझ में नहीं आ रही। ये मानव रूपी मशीन 8 दिन में समझ में आ जाएगी ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। समझने के लिए 15-20 साल का समय हर युवा लगाता ही है और उस जगह में हमने बैठ के इतना तो प्रूव कर ही लिया है कि अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स तैयार किए जा सकते हैं। यदि अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तैयार किए जा सकते हैं तो उतने अच्छे मानव भी तैयार किए जा सकते हैं। ये संभव है, ये हो सकता है। तो यहाँ जितनी भी बात करने की कोशिश है, मानव के बारे में जितनी बात हम करेंगे वो यूनिवर्सल, लॉजिकल, प्रैक्टिसेबल, रेप्लिकेबल, हेंस वेरीफाइबल, इन ग्राउंड्स पे हम सारी बात को जांचेंगे। जांचने के तरीके धीरे धीरे बाहर आते रहेंगे। जांचने का सबसे पावरफुल तरीका है स्वनिरीक्षण। ज्ञान की रोशनी में सेल्फ ऑब्जर्वेशन। स्वनिरीक्षण मतलब मैं डायरेक्टली स्वयं में देखता हूं। परीक्षण का मतलब है मेरे परिवेश के लोगों के साथ उसको
चेक करता हूँ कि वो प्रैक्टिसेबल है कि नहीं। सर्वेक्षण का मतलब है सभी के लिए प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है। ऐसी कोई बात समझ में आने से हम उसको यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग कहेंगे, और उसके आधार पर जीना होता है कि नहीं होता है, जी कर देखेंगे। जीने से हम सफल हो जाएं। जीने से सफल में क्या हो जाएं? मानव के साथ में जिएंगे, तो मानव के साथ में जिएंगे तो संबंध में हमेशा बेहतर स्थिति बनी रहे। और दूसरी बात कह रहे हैं कि परिवार में समृद्धि आ जाए, अभाव की मानसिकता से मुक्ति हो जाए और प्रकृति में संतुलन बना रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी ऐसा जी सकें। इसको कह रहे हैं कि जीना हो गया। यहां तक ठीक है? तो मैंने कितनी बात कहने की कोशिश की? आगे मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। जीने को अभी 8 दिन बोला, हाँ, उसमें वर्ड से जो प्योर हिंदी में, प्योर हिंदी वाले, तो 8 दिन में एक और अच्छा काम होने वाला है कि आपकी हिंदी ठीक होने वाली है। अभी बहुत मुश्किल में आ गए। अभी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं ना, वो हिंदी भी रोमन में लिखते हैं। तो हिंदी लिखने का तो प्रैक्टिस ही चला गया है ना। और इंग्लिश में भी क्या होता है, भगवान मालिक। रिजल्ट आएगा 100% एश्योर्ड, वो हमारी गारंटी। लेकिन उसमें शर्त है, वो स्टार लगा रहता है ना पीछे, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप कंटेंट सुन पाए, क्योंकि सुन नहीं पाए तो फिर अश्योरिटी नहीं है किसी चीज की। हम क्यों नहीं सुन पाते हैं उसके मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे जब हम शिविर में आते हैं ना, पत्नी साथ में है या नहीं है, तो भाव रूप में साथ बनी ही रहती है या बना ही रहता है। तो सारी बात को सुनते समय बस यही ध्यान में आता रहता है, हाँ ये उसके लिए एकदम सही है, और वो होती तो सुन लेते। और साथ में बैठी है तो देखते रहता हूँ ठीक से सुन रही कि नहीं सुन रही। इसमें क्या सिद्ध होता है कि आदमी बाय नेचर परोपकारी होता है। दूसरे के उद्धार की कामना उसके भीतर कूट कूट के भरी होती है। तो कोई अच्छी चीज मिले तो पहले दूसरे को मिल जाए, ऐसा भाव उसका रहता है। तो कृपया करके आप स्वार्थी हो जाएं। तो ये 8 दिन आपको सुनना है, अपने लिए सुनना है। भूल जाइए आपकी पत्नी, बच्चे, परिवार, देश, समाज, सब भूल जाइए एक बार, क्योंकि ये हमको सुनने नहीं देता है। तो सुन पाए तो बड़ी घटना घटेगी, इसका मेरे को आपको एश्योरेंस है, आपको लिख के एश्योरेंस है। लेकिन सुन पाए। एक दूसरी घटना, एक तो ये हो गया। दूसरी घटना, हमारे पास अभी तक की शरीर यात्रा के बैगेज है। 10 साल पहले कोई आपके साथ दुर्घटना घटी थी, किसी की डेथ हो गई थी, किसी ने आपका अपमान किया था, कोई झंझट हुआ था, आप किसी दुर्घटना से गुजरे, उसका बैगेज हमारे पास रहता है। रूटीन में जब हम जीवन शैली में जी रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें थोड़ा इग्नोर रहती हैं। जब को ऐसा एक बढ़िया माहौल मिलता है, खाली समय, जहां आराम से अपने बारे में बात हो रही हो, तो उसमें रिफ्लेक्ट होना बहुत आसान हो जाता है, वो आपके ध्यान में आ जाता है। तो एक बात, इस बात का और ध्यान रखें कि आपकी कोई भी समस्या, भूतकाल की कोई भी पीड़ा आपको सुनने में बाधा ना बने, इसका पर्पज, उसका सॉल्यूशन भी ना ढूंढे। कोई भूतकाल की पीड़ा का सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, क्योंकि आप उस सॉल्यूशन को ढूंढने में लग जाएंगे अधूरी सूचना के साथ। ना तो वो सॉल्यूशन हैंडल होगी, तब तक शिविर आगे बढ़ता जाएगा। और इस पूरी वर्कशॉप का डिजाइन ऐसा है, ये बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बिल्डअप होता है। यदि एक स्लॉट निकल गया तो आपको वो गैप की वजह से आगे के कनेक्शन नहीं बैठेंगे, बात आगे नहीं पहुंचेगी। तो दूसरा मैंने कहने की कोशिश की कि हमारी पूर्व स्मृतियां, हमारी पास्ट मेमोरीज, हमारा बहुत सारा बैगेज जो हमको सुनने में बाधा पैदा करता है, उसका आप ध्यान बनाए रखेंगे कि मैं सुन पा रहा हूं, इसको अपनी जगह में बनाए रखें। तो मैंने 2 बातें कही। एक तो मैंने ये कहा कि जब हम सुन रहे हैं तो अपने लिए सुन रहे हैं,
परिवार, पत्नी सबको छोड़ दीजिए। अब जो आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया बहुत अच्छी बात है। 8 दिन के लिए यहाँ हमेशा बोर्ड के साथ चल पाना, ये एक आवश्यकता आपके सामने रखी है। तीसरी एक सिचुएशन है कि हम भारत की एक बहुत रिच पृष्ठभूमि है, सांस्कृतिक और एक आध्यात्मिक धरोहर है। हम बहुत सारे विचारों के साथ में कोई ना कोई धारा यहाँ बहती ही रहती है, अनेक धाराएं एक साथ बहती रहती है। मान लीजिए आप ओशो को पढ़ के आए और जो भी मैं यहाँ कहता हूँ फिर आप कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। हाँ, ओशो यहाँ ठीक कह रहे थे, यहाँ ये ठीक नहीं कह रहे थे। कोई जगह ऐसा भी हो सकता है आपको ये बात ज्यादा ठीक लग जाए और ओशो ये ठीक नहीं कह रहे थे। इससे आपका तो कल्याण नहीं होगा। आप बिना समझे कि ये दो थियरीज को कंपेयर कर रहे हो सकता है दोनों पे ही आपका अधिकार अभी पूरा नहीं है। जिन दो चीजों पे हमारा अधिकार अपने आप में पूरा नहीं है, उनको कंपैरिजन करने से कुछ नहीं निकलता है। किसी को सही या गलत सिद्ध करने से हमारा कोई कल्याण नहीं होता है। तो तीसरा निवेदन ये है, किसी थियरी के साथ किसी और के साथ में 7 दिन बाद सब कर लेना, सब आपका ही है, आपके पास रहेगा ही। तो ये 7 दिन के लिए कोई थियरी से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी लिसनिंग नहीं होगी। कोई पूर्व स्मृतियों के साथ जूझ रहे हैं, उसको थोड़ा निर्णय पूर्वक बाजू में रख सकते हैं और हम साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। कोई चीज तंग करे ऐसा होगा तो आपको उसको लिख के छोड़ देना है। जो आप कॉपी पे उसको लिख देते हो तो आपका मन ये स्वीकार कर लेता है कि इसको बाद में एड्रेस करेंगे, तो बार बार वो तंग नहीं करेगा। चौथी एक और इम्पोर्टेंट बात, हम कोई बड़ी योजना लेके चल रहे हैं, वो योजना भी हमको सुनने नहीं देती। कोई बड़ा कार्यक्रम हम सोच के चल रहे हैं, बड़ी योजना लेके चल रहे हैं, वो योजना भी हमको सुनने नहीं देती है। एक बहुत अच्छी सी घटना कभी घटी, हमारे साथ भी घटी, दूसरों के साथ भी घटते हुए देखा। हमको बहुत ग्रामीण विकास, मैंने 92 में जॉब से रिजाइन किया और जिंदगी के मीनिंगफुलनेस के लिए गांधी जी को और बहुत कुछ पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि गाँव के लिए कुछ काम करना चाहिए। अब हम किसी को भी सुनते थे, हमारा चश्मा सेट था, गाँव के लिए बोलेगा तो काम की बात, नहीं तो फालतू बात, है ना। तो आदरणीय नागराज जी, जिनके माध्यम से अनुसंधान हुआ, वो 3 साल हमारे बीच में आते रहे और हाथ पकड़ पकड़ के हमको बताते रहे। और हम तो ये देखते थे ग्रामीण विकास में तो काम नहीं आ रहा है, ये उसके ये तो मतलब हमारे काम की नहीं। जब सब टूट टाट लिए, सारा जितना अहंकार था ज्ञान का वो टूट गया, कोई दिन फिर समझने के लिए तैयार हुए। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध ये है, 8 दिन आपने निकाले हैं, आज की व्यस्त जिंदगी में 8 दिन निकालना आसान काम नहीं है। आप सभी लोगों को इस बात की शुभकामनाएं, आप सभी लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद कि हम अपना वैल्यूएबल 8 दिन का समय निकाल सके, इस 8 दिन का हमको सही अर्थों में लाभ हो सके। इसके लिए मैंने कुछ बातें आपको ध्यान दिलाने की कोशिश की, ताकि तो मेरे को कैसा करना है, फाइनली क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष क्या निकला? केवल मैं, एक मानव और मेरे जैसे धरती पे 800 करोड़ 900 करोड़ मानव, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एटम पकड़ में आ गया तो पूरी सृष्टि पकड़ में आ गई, एक सेल पकड़ में आ गया मतलब समझ में आ गया। कमिटेड है कि बच्चों को अपने से जितने 1000 किलोमीटर दूर भेज सके उतनी सफलता है। इस धरती पे मैक्सिमम किलोमीटर 14,000 किलोमीटर है, तो अमेरिका भेज पाए तो अधिकतम सफलता है। उस बीच में जहां लैंड कर जाए और जब चले जाते हैं बोले हमसे दूर चले गए, यार तुम्हें मेहनत करके भेजे थे। तो हमारे कन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा हैं इन सारी बातों को लेके, तो फिर हमने तय किया कि यार ये मैरिज पे बात करने की जरूरत है। तो कोरोना काल के जस्ट पहले जब मैं आप लोग कुछ लोग यहाँ शिविर में आने वाले थे, भारत का एकमात्र घोषित शाकाहारी शहर है, वहां कोई भी मटन की दुकान नहीं हो सकती है। ये जैनियों का विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ है। तो वहां कुछ जैनियों ने आमरण अनशन किया था कि कम से कम पालिताना में कोई मीट की दुकान नहीं होगी। तो वो शासन ने स्वीकार किया उसको। तो पालिताना शराब मुक्त और मांस मुक्त शहर है, जैनियों का बड़ा तीर्थ है। तो वहां पे हमने पिछले दिनों 2 एक शिविर किए। एक गांधीयन संस्था है वालूकड़, वहां एक पास में जगह है,
100 एकड़ का संस्थान है जिसमें प्री नर्सरी से लेके वृद्ध आश्रम तक, मतलब वहीं पैदा होके वहीं शरीर छोड़ दें और सारी शरीर यात्रा उपयोगी बने रहें, पूरा जुगाड़ वहीं पे ही है। गौशाला से लेके टिश्यू कल्चर लैब तक और पोस्ट ग्रेजुएशन और मेडिकल कॉलेज छोड़ के बाकी सब कुछ, इंजीनियरिंग कॉलेज भी छोड़। तो अधिकांश वो गांव की बच्चियां वहां पढ़ रही हैं। तो एक ऐसा संयोग बना कि उन लोगों ने, उनके जो ऑनर लोग हैं, उन्होंने 2012 में शिविर किया था और अब वो चाहते हैं कि इस पूरे संस्थान को ऐसा इस शिक्षा की रोशनी में आगे लेके चलें। तो 750 लोगों का शिविर था, जिसमें 450 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की गर्ल्स और बाकी बड़े लोग थे। तो मेरे मन में ये कॉन्फ्लिक्ट था कि ये ठेठ ग्रामीण क्षेत्र की गरीब बच्चियां, और मेरे को हिंदी में बोलना है और दर्शन बोलना है, जैसे अभी आपको लग रहा है कुछ शब्द कठिन आ रहा है, मैं जो बिल्कुल ठेठ गुजराती बैकग्राउंड से हैं, इनको कैसे कम्युनिकेट होगा, फिर मेरे को बड़े लोग को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैंने आयोजकों से कहा भी यार दोनों को अलग अलग ही कर लेते। बोले नहीं चलने दीजिए, हो जाएगा। मैं चलो। तो आश्चर्यजनक बात थी कि उनमें से भी 80% गर्ल्स का शादी नहीं करने को सहमति ज्यादा थी। तो मेरे लिए ये आश्चर्यजनक था कि शहरों के बच्चे जिस तरह की मॉडर्निटी और जिस तरह का एक्सपोजर और जिस तरह की एजुकेशन के टच में हैं, वो इस तरह से सोचने लगे। उसका लॉजिक थोड़ा पकड़ में आ रहा है, लेकिन ये ठेठ ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां भी ऐसे ही सोच रही हैं, ये बहुत आश्चर्यजनक लगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह के सामाजिक परिवर्तन से हम गुजर रहे हैं, जिस तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों से हम गुजर रहे हैं, चाहे कोरोना है, चाहे विश्व युद्ध की आहट है, चाहे हर जगह एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है, मानवता तो कहीं ना कहीं शर्मसार होती हुई दिखाई देती है, पीछे छोड़ती हुई दिखाई देती है। तो इन सारे मुद्दों को हम बहुत ठोस तरीके से एड्रेस कर पाए, तो उसके लिए एक ही चीज लगती है कि आखिर तो सब चीज एक फैमिली में, यदि पूरे समाज का और विश्व का बिल्डिंग ब्लॉक देखेंगे तो क्या है? परिवार है। परिवार एक स्वाभाविक संस्था है, परिवार एक प्राकृतिक संस्था है, बाकी सब मैन मेड संस्थाएं। परिवार रूपी संस्था में हमको ये भरोसा हो जाए कि जिया जा सकता है। वसुधैव क्या कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम भारत के लिए कोई नई बात नहीं। हजारों साल पहले जिन लोग भी चेतना के किसी स्तर पे पहुंचे, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये धरा एक परिवार है और ये सच्चाई है। लेकिन 60 लाख साल से मानव इस धरती पे है, 2 लाख साल से बोलते हैं जैसा भी दिखता है ऐसा ही है। लेकिन क्या हमको धीरे धीरे अपने परिवारों में जीने का कॉन्फिडेंस आ रहा है? हमने जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली होते हुए देखा है, और जॉइंट फैमिली की समस्याओं को भी हमने देखा है। ऐसे कुछ सब कुछ ठीक ठाक तो ऐसा नहीं है। और फाइनली आज गाड़ी जिस तरफ जा रही है वो हमारे ध्यान में आ रहा है। तो इन सारी बातों को देखते हुए जो मूल प्रश्न है कि यदि मूल इकाई के प्रति हमारा विश्वास नहीं आएगा, यदि शादी करने के प्रति हमारा विश्वास टूटता हुआ दिखाई देता है, संबंध में जीने के प्रति हमारा विश्वास टूटता हुआ दिखाई देता है, केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ और सुविधाओं के साथ ही जीवन शैली का सपना हमको दिखाई देता है, और फाइनली वो हमको किसी डिप्रेशन की ओर ले जाएगा, किसी एंजाइटी की ओर ले जाएगा, है ना। अभी तमाम लोग बोल रहे हैं ना, ये गूगल के मालिक और तमाम, और ये घर में अपना मोबाइल और अपने बच्चों को मोबाइल यूज नहीं करा रहे। ऐसा न्यूज बीच बीच में आते रहता। तमाम ये लोग जो इस फील्ड में डूबे भीगे गिरे हैं, वो उनके घर में मोबाइल यूज नहीं हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मोबाइल किस तरह की चीज है, जो भी उसकी परेशानी है, फायदे अपनी जगह हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को निचोड़ के लाएं तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमको मकान बनाने के प्रति कॉन्फिडेंस आ गया, गाड़ियों के प्रति कॉन्फिडेंस आ गया, तो क्या ये आवश्यकता नहीं है कि अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जिया जा सकता है? इसका साइंस, इसका विज्ञान, इसकी समझ, इसकी योग्यता मेरे पास है। इसकी जरूरत है कि नहीं? तो एक मुद्दा तो सारा धर्म और विज्ञान के बावजूद अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जिया जा सकता है, ऐसी कोई व्यवहारिक क्लैरिटी जो मल्टीप्लाई हो सके नहीं दिखाई देता। दूसरा एक और जो क्वेश्चन
मैंने 2 क्वेश्चन की बात कही थी। दूसरा क्वेश्चन, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं को तय कर सके, ऐसी योग्यता का विकसित होना। अभी हमारी परिवार की आवश्यकताएं अपनी आवश्यकताओं के रूप में तय होती हैं या स्टेटस सिंबल के रूप में तय होती हैं। घर कैसा बनाएंगे, घर कैसा बनाना है, नहीं, घर ऐसा बनाना है कि उसके बाजू में एक छोटा सा नर्सिंग होम भी रहेगा। क्यों? जितने लोग सामने से निकलें वो मकान देख के बेहोश ही हो जाएं, उठा के नर्सिंग होम में एडमिट करवा दें। इलाज भी हम अपने पैसे से करा देंगे, पर बेहोश तो होना चाहिए। तो ये जो मेरा मकान कैसा होगा और मेरी गाड़ी कैसी होगी और मेरा शरीर कैसा होगा, देखो सोचने लायक बात है। शिविर के शुरू में कह रहा हूं, हमको अपने शरीर के प्रति ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि अपने प्रति ज्यादा कॉन्फिडेंस? मेरे शरीर से मेरा सम्मान है या मुझसे मेरा सम्मान है? ऐसा सुनने में तो, बोलने में तो यही ठीक लगता है, और जीवन शैली बताती है कि मुझ में मेरा सम्मान है, मुझसे मेरा सम्मान है, या मेरा शरीर मेरे सम्मान का आधार है, मेरी पहचान का आधार है ना? इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक सोचने के लिए मुद्दा दे रहा हूं। तो मैंने 2 बातें आपके सामने कहने की कोशिश की। नंबर 1, अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जिया जा सके, इसकी योग्यता। नंबर 2, एक परिवार, दूसरा व्यक्ति नहीं, परिवार, क्योंकि कहीं परिवारों में ऐसा पति मिल जाता है जिसको लगता है कि पर्याप्त है, पत्नी को लगता है देखो, पड़ोसी को देखो, या वैसा वर्षा, या बच्चे, या पिताजी। तो एक परिवार अपने में इस योग्यता को पा सके कि दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं को निर्धारित किया जा सकता है, तय किया जा सकता है। हम दूसरों की चीजें देख के प्रभावित नहीं होते। पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी हमको प्रभावित नहीं करती है। ऐसी योग्यता की जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है कि नहीं है? हमारी जिंदगी कैसे संचालित है? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे में तेरा क्या होगा कालिया, तुम तो गए। तो ये 2 मूल प्रश्न, एक परिवार, कितने परिवार ऐसा इसके विरोध में आप कुछ चाह सको ऐसा अपना कोई हैसियत ही नहीं, आप ना चाहो ऐसा भी हैसियत नहीं। ये बाय डिफॉल्ट है, बाय नेचर। जो चीजें बाय डिफॉल्ट है वो सबके लिए एक जैसी है। इसका मतलब है कि सृष्टि के सभी परिवार, पूरी धरती के सभी परिवार चाहत के रूप में चाहते ही हैं कि उनके परिवार में किसी भी संबंध में कभी भी ताउम्र कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो। कितने परिवारों में ऐसा है? कल जॉइंट थी तो आज नहीं, और आज जिनकी जॉइंट है कल नहीं रहेगी। आप बचा नहीं पाए, बहुत आसान नहीं, जितने तरीके के प्रभाव हमारे आसपास हैं। तो इसका मतलब है कि ये 2 मूल होना सफल, हमारा परिवार सफल। एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण, भौतिक आवश्यकताएं तय कर सके, भौतिक आवश्यकताओं को तय करने की योग्यता, और नहीं है तो मैं अयोग्य हूं। करने लग रही? हाँ, ये जैसे बता सकते पे लिख देता हूं। सुन पाना एक बड़ी घटना है, सुनना एक बड़ी घटना है। परंपरा में जितनी गहरी परंपरा रही है उसमें सुनने पे अपने आप में एक पूरा दर्शन है। तो मैंने कहा कि सुनना है, स्वयं को केंद्र में रखना है। स्वयं को केंद्र में रखें,
क्या नहीं करना है, दूसरों के लिए नहीं सुनना है, अपनी जो पास्ट की स्मृतियां हैं उनको बाधा बनने नहीं देना है, अपनी योजना को बाधा बनने नहीं देना है, और कोई विचार हमारे पास है उसके साथ में तुलना, कंपैरिजन मोड में नहीं जाना है। इतना कर पाए तो कुछ सुखद घटना घटेगी। गई भैंस पानी है, हाँ तो कम से कम कूलिंग तो है, यहाँ तो लगातार गर्मी खा रहे। तो देखिए, जो कि 2 क्वेश्चन के रूप में मैंने आपके सामने लिखा, अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता। देखिए मेरी एज अभी 54 है। 54 की एज में और 30 साल के सामाजिक जीवन में जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने को मिला, जिन चीजों को कॉलेज के समय हम मानते थे कि ये बहुत बड़ा है और इसको पा लेने से जीवन सफल हो जाएगा, 54 तक आते आते सबका तेल निकलते हुए देख रहे हैं। तो फिर किसी ने कहा कि आपने जिंदगी भर में क्या कमाया है इसका पता 60 के बाद चलता है। सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत अनुभवी लोगों से मिल मिल के बहुत सारा ज्ञान मिलता है। ऐसा बहुत क्लियर कमेंट आता है कि आपने जिंदगी में क्या कमाया इसका पता 60 के बाद चलता है। 60 के पहले पता नहीं चलता। 60 के पहले तो जवानी का आवेश, सफलताओं का अहंकार, तमाम तरह के सपने, उसके लिए भाग दौड़, कुछ पूरे हुए, जो पूरे हो गए तो समस्या, नहीं पूरे हो गए तो समस्या। तो हमारे बहुत सारे मित्र आईएएस, तो कभी हमको जवानी में लगता था कि यार आईएएस हो जाते तो बस बहुत अच्छा काम कर पाते, क्योंकि उसकी चलती है। अभी समझ में आ गया कि ये भी कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारे बहुत सारे मित्र राजनीति में हैं, बहुत सारे लोग 2000, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ के बिजनेस वाले भी हैं। तो इससे एक बात, ये सारी चीजों को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, लेकिन कुछ मूल चीजें छूट गई तो पैकिंग काम नहीं आ रही। कुछ मूल चीजें छूट गई। कुछ सवाल है, आपने कहा और दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए शब्द मैंने कहा है, नहीं करना। हाँ, आप करना है कि नहीं करना आपकी चॉइस है। ठीक है। और एक और बात आपने बताई कि परिवार के साथ तृप्ति पूर्वक जीना है। अब कुछ एग्जाम्पल है, मैं देना चाहूँगा, अगर क्लैरिटी बन जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे मेरे को मोटरसाइकिल खरीदनी थी, मेरे बच्चे 15 और 16 साल के, और माँ बाप है परिवार में, वाइफ। तो मेरा काम जो है वो 50-60 हज़ार की मोटरसाइकिल से बड़े आराम से चल रहा था और मैं उसको खरीदने के लिए तैयार था। तो अब बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हमें ये मोटरसाइकिल नहीं खरीदनी, हम इसको चलाएंगे नहीं, आपने ले ली तो। और वाइफ बोली मैं बैठूंगी नहीं इस पर, तो लेके दिखा। और मेरी माँ बोली ठीक ठाक कमाई है तेरी, तू टंकी ले ले कोई। अब मैं घर में अपनी तृप्ति बनाऊं कि अपने जो जरूरतें हैं उनको देख के चलूं। तो मेरे मन में ये रहा कि पूरे घर में जो 15 साल की ये मोटरसाइकिल आएगी और कोई इसको राजी नहीं है लेके, तो मैं घर में अपने सामंजस्य बनाऊं कि अपनी जरूरतों को देख के चलूं। तो मैं ये बात जानना चाह रहा। इसका मतलब क्या हुआ? तो परिभाषा इसलिए मैंने उसको लिखा भी और बोला भी, व्यक्ति नहीं परिवार। तो जिस दिन परिवार ये तय कर पाए, जैसे आप तय कर पाए कि पर्याप्त है, परिवार भी उसमें सहमत हो तब ना। तो परिवार सहमत नहीं है तो पंगा ही है, उसी को तो हैंडल करना है। तो वो जो 50,000 में काम चल सकता था वो 2.5 लाख का पड़ा मुझे। पहले भी शिविर किए हैं तो हो सकता है शेयर किया होगा। मेरा
89 का एडमिशन है ना, 89, 84 का 12th, 85 में एडमिशन हुआ। 85 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, तो मेरा बिट्स पिलानी में एडमिशन हो गया। और मेरे माता पिता उसके पहले उनको लगा कि शायद एडमिशन होगा कि नहीं होगा, साल खराब हो जाएगी, तो वो नागपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तब तक करा दिया। तो वहाँ 18,000 रुपये खर्चा हुआ। जब तक वापस लौट के आए तो बिट्स प्लानिंग का कार्ड आ गया, तो वहाँ 4,000 रुपये फिर डिपॉजिट करने थे। तो मैं ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अब 4 और कर दो। 18 तो गए डूबत खाते में, वो तो वापस मिलता नहीं, जब मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो हमारी एज में हमारे ऊपर एक दबाव था कि माँ बाप से ज्यादा पैसा खर्चा नहीं कराना है। मतलब बोलने में एक हिचक थी। अभी मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैसा ट्रेंड बदला है। अभी बच्चे पैसा कैसे मांगते हैं? अभी वो ऐसे मांगते हैं जैसे उधारी देके गए। मतलब ये बहुत मुश्किल है। मतलब ये सुनने में ज्यादा देर नहीं है कि क्योंकि जैसे आप गाड़ी रखते हो तो लगता है यार बच्चे पैदा कर दिए हो, जरूरत पूरा करने की स्थिति नहीं थी तो क्यों पैदा किए थे, ऐसा भी बोल सकता है। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी बदला है वो बहुत कुछ बदला है इन बदलती हुई। पर हमारे जमाने में चॉइस नहीं थी ज्यादा, एम्बेसडर और फिएट, यज़दी और बुलेट, कपड़े सारे बच्चों के एक थान से, तो देख के पहचान लेते थे भाई भाई। शक्ल देखने की भी जरूरत नहीं थी, कपड़े देख लेते थे। तो शायद समझदारी की उतनी जरूरत नहीं थी। कम से कम ये तो पक्का था भी इस बारे में कुछ जल्दी से नहीं कहना, लेकिन बात तो निकलेगी। इसका अर्थ है कि संदर्भ बहुत बदल गए हैं। उस समय के छोटे एक्सपोजर में शायद इतनी ज्यादा समझ की जरूरत भी नहीं थी। कुछ मान्यताओं से, आदर्शों से काम चल रहा था। महिलाएं झेल रही थी, इसमें भी कोई शंका नहीं, खासकर नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में स्त्री पुरुष में समानता में बहुत गैप है। यहाँ पुरुष उसको अपनी संपत्ति जैसा ही मान के ट्रीट करता था, अभी काफी कुछ बदल रहा है। इसकी तुलना में गुजरात, यदि साउथ की तरफ जाएंगे तो वो काफी इजी है, यहाँ की तुलना में मतलब काफी अंतर है। तो इन सारी चीजों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हाँ, जिस तेजी से चीजें बदल रही हैं उसकी हमारी कोई तैयारी नहीं। तो इन तमाम घटना, ये तो और है, इससे भी और बड़ा बड़ा कुछ मटेरियल सामने है ना, तो छोटा वाला है। तो इसका मतलब है कि आखिर कैसे चलेगा परिवार, समाज कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, वो तो आगे के क्वेश्चन है। सवाल ये खड़ा हो गया है कि कैसे चलेगा परिवार, जिनके लिए हमारा सब कुछ है, जिनका सब कुछ हम पे है। यदि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो हम अपनों के साथ मनोबल पाए हैं, और टूटे हैं तो अपनों के बीच ही टूटे हैं। ताकत भी पाई है तो अपनों से पाई है। तो इस संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मेरे मूल जीने की जगह है एक परिवार के स्वरूप में, उसको मैं कैसे हैंडल करूं। तो मैंने कहा कि एड्रेस ही गलत है, तो पहले एड्रेस को चेक कर लेते हैं। एड्रेस ठीक हो तो हमारा कमिटमेंट कोई काम नहीं करता है, सर कटा लो, होता कुछ नहीं। 2 लाइनें हम सबने सुनी हैं कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। सुना? तो कितने लोग इस सभा में खाने के लिए जीते हैं? कोई नहीं, अक्सर कोई नहीं मिलता। हर बार पूछता हूं, कितने लोग जीने के लिए खाते हैं? कितने लोग जीने के लिए खाते हैं? और जो अभी भी हाथ नहीं उठा रहे वो बता दें वो क्या के लिए जीते? हाँ, फिर वो बाय डिफॉल्ट ही प्रूव होता है कि आप कभी कभी पेट के लिए, कभी कभी जीभ के लिए। तो अधिकांश लोग ये मानते हैं कि हम जीने के लिए खाते हैं। ये ठीक है? अधिकांश लोग ये मानते हैं कि हम जीने के लिए खाते हैं। तो इसका मतलब जिंदा रहना और जीना। एक जन
फिर कोई बोल दे ताकि और क्लैरिटी बन जाएगी सभा की। जिंदा रहना और जीने में क्या अंतर है? हाँ जी, माइक फटाफट। जिंदा रहना मतलब खाली सांस लेते जिंदगी जैसे तैसे चल रही है, उसको चल रही है, कुछ उत्साह नहीं होना लाइफ में, कुछ उत्साह नहीं होता ना उत्साह लाइफ नहीं में, होता। उत्साह उत्साह नहीं होता, कि बस चल रही है। उत्साह नहीं होना ऐसा। हाँ जी, और जिंदा दिली से कोई जीता है, उसको जीने का नाम उत्साह से कुछ जीता है उत्साह तो से- जीना। चलिए, आपने उत्साह की बात की। हाँ, भैया मैं जिंदा रहना और जीने की बात जो सोचा है उसमें ये कि जिंदा रहना मेरे ख्याल शरीर से संबंधित है, जो कि जीना एक चेतना या मन से संबंधित है। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि सभा की अब क्लैरिटी है। लिख डालिए कितने पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो शरीर मूलक केंद्रित है और वो चेतना। हाँ जी, माइक चालू है। ऑन नहीं। हेलो, मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, बहुत हो सकते हैं। हाँ, जिंदा रहने में एक आता है कि बस इसके लिए कि मर ना जाए, सर्वाइवल, और जीने में आता है स्वस्थ और सुखी जीवन जी। और एक पॉइंट है कि जिंदा रहना मतलब सिद्धांत की कोई परवाह ना करना, सिद्धांत विहीनता के साथ भी जीते रहना, और जीना में है कि सिद्धांत कोई सिद्धांत हो सकता है। लिखे हैं जिंदा रहने के लिए, और मैं समझती हूँ इनका उल्टा हो जाएगा जीने के लिए। जीने के संदर्भ में हमें दूसरी दृष्टि से देखेंगे। जिंदा रहना हम कहेंगे जब व्यक्ति बिना अनुशासन के जी रहा है, उसके जीवन में संतुलन की कमी है, उसके पास जीवन जीने के लिए कोई नियम नहीं है और समझ का अभाव है, भावनात्मक असंतुलन है, उसके व्यवहार में कमी है, परिवर्तन को वो स्वीकारता नहीं है, समस्या को देखता है, समाधान को नहीं, और जीवन को और जीवन के में मिलने वाले दायित्व को बोझ समझकर जीता है। अत्यधिक आकांक्षाएं और अपेक्षाएं होती हैं उसके पास। स्वयं व प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता और सच को नहीं स्वीकारता, जैसे कि मृत्यु या ऐसी बीमारी जिनका इलाज आसान नहीं है, और उद्देश्य रहित जीवन है। दूसरों में कमियां ढूंढना उसे ज्यादा आसान लगता है और नकारात्मक दृष्टि। पूरी कुंडली खोल दी आपने। भैया भौतिक वस्तुओं पर आधारित है जिंदा रहना, और मुझे लगता है भौतिक वस्तुओं से इतर कुछ और, यानी कुछ एब्स्ट्रैक्ट है जो नहीं नजर आ रहा है, सूक्ष्म है या कह लीजिए, वो मेरे ख्याल जीना है। चलिए, ठीक है। और ये पीछे एक माइक दीजिए। एक पॉइंट और बोलूंगी। हाँ, बोलिए बोलिए। जो भी बोले अपना परिचय साथ में देते जाएं, इस बहाने कुछ लोग का परिचय होता रहे। ओके, मैं नवनीत दिल्ली सरकार मेंटर टीचर। मुझे लगता है ये इंद्रियों पर आधारित है, और मुझे लगता है ये जीना जो है वो भाव पर आधारित है। जी, बड़ी पीछे कहना चाहते। मुझे काफी तो कवर कर दिया उन्होंने। एक चीज जो मुझे थोड़ी सी लग रहा है कि ऐड कर सकते हैं शायद, उसमें ये है कि जिंदा रहना जो है वो इंडिविजुअली होता है और जीना परस्परता में होता है। स्वयं और उसमें भाव पक्ष भी ले लिया शरीर इसके। बड़ी देंगे तो उसमें एक मुद्दा है कि 4 विषय के आधार पर आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, ये 4 चीजें हैं। टेक्निकली इनको परंपरा में 4 विषय कहा गया। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। पशु हो मानव हो, उसके जिंदा रहने के मूल में 4 विषय रहते हैं। मानव या पशु की बात करें तो उसमें एक चीज और आ जाती है जिसको हम कह रहे हैं इंद्रियां। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 सेंसेस की बात हम करते हैं। तो 4 विषय और 5 इंद्रियां, 4 विषय और 5 इंद्रियां
सुनना, बोलना, देखना, ये मानव में भी है और पशु में भी है। बहुत बढ़िया। तो अभी हम ध्यान दे सकते हैं बस भी। तो एक ही जैसा है कि अलग अलग? एक ही जैसा है टेक्निकली, ठीक है। किसी को लगता है अलग अलग है? जो पहली बार शिविर कर रहे हो वो अलग है, क्योंकि पशु है उसमें चेतना नहीं होती है। तो चेतना की वजह से क्या फर्क पड़ता है? चेतना की वजह पशु के भी बच्चे होते हैं, हमारे भी होते हैं, वो भी दूध पीते हैं। ज्ञान नहीं होता मतलब। हाँ, जिंदा रहने की बात कर रहे हैं टेक्निकली, जिंदा रहने की बात। इसलिए जो इंसान होते अपने हैं, जब तक वो पशु का बच्चा दूध पीता है या छोटा रहता है तब तक माँ बाप उसको कुछ देख रेख भी करते हैं, पर वो चेतना नहीं होती ना कि वो दूसरों का कुछ वो करके बढ़िया। और कुछ विजन होता है। यदि केवल जिंदा रहने की बात करें, का ब्रेन ज्यादा विकसित है इसलिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। और पर ये डिपेंड करता है कि अगर उसकी चेतना ज्यादा विकसित है तो जो निर्णय लेगा वो समझ के आधार पर लेगा, ना कि केवल मानने के आधार पर जो उसका बना हुआ है। बढ़िया। अभी जो कहने जा रिकॉग्नाइज कर पाएंगे तो एक हमारा ध्यान जाएगा कि पशु और मानव में कैसा अंतर है और मानव को हम कहाँ रख रहे हैं। देखिए, पशु पांचों इंद्रियों को इस्तेमाल करता है। पशु पांचों इंद्रियों को इस्तेमाल करता है ताकि 4 विषय पूर्वक वो जिंदा रह सके। ये ठीक है? पशु सूंघता भी है, देखता भी है। तो पशु पांचों इंद्रियों को इस्तेमाल करता है, गाय हो, कुत्ता हो, ताकि 4 विषय पूर्वक वो जिंदा रह सके। मानव का कैसा है? मानव इससे जस्ट उल्टा करता है। मानव 4 विषय को यूज करता है ताकि पांचों इंद्रियों से वो सुखी हो सके। सुबह उठ के जब घर में नाश्ता बनता है तो क्या बोलते हैं? आज मैं जिंदा रहने के लिए क्या खाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। कि वो जिंदा रहने का तब तक सोच भी नहीं रहा है जब तक मरने का संकट नहीं आ जाए। रूटीन में मैं नाश्ता इसलिए नहीं करता हूं कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं इसलिए करता हूं कि आज मजा क्या आने वाला है। आदमी की कल्पना में भी जिंदा रहने वाला बात नहीं आ रहा है। यदि मरने की शरीर पे कोई खतरा हो गया तब वो सोचता है कि मेरे को मरना नहीं। अदरवाइज तो केवल और केवल किसी सुख की तलाश में वो कुछ ना कुछ करता हुआ दिखाई देता है। पशु ऐसा नहीं करता है। पशु अपने जिंदा रहने के जुगाड़ को बनाता है। जिंदा रहने के अर्थ में उसका क्रियाकलाप है। तो पशु का सारा क्रियाकलाप उसके जिंदा रहने के अर्थ में है। मानव का सारा क्रियाकलाप उसके जीने की तलाश में है, सुख की तलाश में है। ऐसा ध्यान जाता है? शेर मर जाएगा, घास नहीं खाए, लेकिन जिंदा रहने के लिए मिल जाए उसकी सीमा में। हाँ, वो ठीक है। मैंने कहा ना, जब वो खतरा पैदा जब ना हो जाए, हाँ, वो खतरा ही पैदा हो गया कि जिंदा नहीं रहेंगे, आज शाम का खाना नहीं है घर में, हाँ, तो वो एक अलग स्थिति है। लेकिन यदि इस तरह की कोई इमरजेंसी स्थिति नहीं है तो वो जिंदा रहने की बात नहीं सोच रहा है। वो तो सुखपूर्वक, और उसका संसार को देख के हमको ही लगता है कि वैसा वो भी अपने संसार में अपने तरीके से सुखी होने की कल्पनाओं के साथ ही है। हम उसको अपने से कंपेयर करते हैं तो हमको अलग तरह की संवेदना पैदा होती है। उसकी दुनिया में वो अपने सुख की तलाश के साथ है। हाँ जी, तो इस बात पे हमारा ध्यान चला गया कि यदि पशु को देखते हैं तो उसकी सारी जिंदगी के सेंटर में जिंदा रहने का प्रयास है, और मानव की जिंदगी में देखते हैं तो सुख की तलाश का प्रयास। ये बात ठीक लग रही है? तो टेक्निकली दोनों का जिंदा रहना भी एक जैसा नहीं है। ऐसा क्यों है? प्राइमरीली हमारा ध्यान इस बात पे चला गया। हेलो, माइक ऑन है क्या? कोई माइक देख लीजिए, किसी के पास है उसको बंद कर दीजिए। तो हम जिंदा रहने जीने को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं
इस क्रम में हमने पशु के और मानव के जिंदा रहने को समझने की कोशिश की है। इस क्रम में हमने पाया कि पशु का जिंदा रहना प्योरली जिंदा रहना ही है, लेकिन मानव के जिंदा रहने में भी, खाने पीने में भी, 5 सेंसेस के साथ भी उसकी सुख की तलाश है। जिंदा रहना उसमें बाय डिफॉल्ट है। आज सुबह क्या नाश्ता बनेगा, उसमें मजा क्या आने वाला है, ये मूल चीज है। वो खाने से मैं जिंदा रहूंगा ही, ये बाय डिफॉल्ट है। बढ़िया, ऐसा हमारा ध्यान चला गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा कि उसमें भी 5 इंद्रियां हैं, मानव में भी हैं, है ना? आपको पता है कि नहीं, गाय, जैसे हम लोग गाय पालन करते हैं, हमारे पास 32 गिर गाय है, देशी गाय, और ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। और तो मानव की सारी बीमारियों की दवाइयां गाय की बीमारियों में × 4 करके यूज हो जाती है, क्योंकि मानव का वजन 80 से 100 किलो, गाय का वजन 300 से 400 किलो। तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे गाय को बुखार आएगा तो पैरासीटामोल ही देते हैं। वो बात अलग है कि पैरासीटामोल सही है कि गलत है, वो अलग बात। लेकिन सारी दवाइयां एज इट इज यूज होती है ना। गाय का, यदि गाय की डिलीवरी भी देखें तो बच्चा 9 महीने में आ रहा है। सब पशुओं का अलग अलग है। गाय का 9 महीने है, हाथी का 27 महीने, कुत्ते और ये छोटे पशुओं का 6 महीने 8 महीने ऐसा रहता है। लेकिन 4 विषय और 5 इंद्रियां पशु में और मानव में दोनों में है। फिर ऐसा अंतर क्यों है कि मानव में सुख की तलाश है, जिंदा रहने के अर्थ में भी सुख की तलाश है, पशु में ऐसा नहीं है। नाम ऋचा है, मैं भी DOE से हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मानव है, क्योंकि उसका मेधस तंत्र विकसित है, तो उसने जो जड़ है, जो प्रकृति है, उसके नियम को समझ लिया है और फिर उस पर एक विश्वास बन गया है। तो इस बात का विश्वास उसमें है ही कि मुझे जिंदा रहने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, अनटिल कोई वैसी समस्या ना आ जाए जिसका समाधान थोड़ा मुश्किल हो। बढ़िया। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, वो कहाँ तक? नेचर से सभी मानव को 2 वरदान प्राप्त हैं। सभी मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्रीडम ऑफ वर्क, ये सभी मानव को समान रूप से उपलब्ध है। पशुओं में कल्पनाशीलता नहीं है, कर्म स्वतंत्रता नहीं है। कितने लोग इस बात से असहमत हैं? कितने लोगों को लगता है कि पशुओं में भी कल्पनाशीलता होती है? कुछ भी सोच सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे ये सामने पेड़ है अच्छा एक, उस पे वो बड़ा पक्षी ही शायद है जो ऐसा अच्छा वाला घोंसला बनाता है ना, ऐसा लटका हुआ, बीच में बैठने की जगह होती है। ये पक्षी हजारों साल से यही घोंसला बनाता है। उसने 1 BHK 2 BHK 3 BHK नहीं किया है, तो चेंज कर लेता। बंदर जैसा विकसित प्राणी, पशु, अपना घर नहीं बनाता है, जबकि उसके हाथ पैर ऐसे हैं कि वो बना ले। नहीं बनाता है तो नहीं बनाता है, 2000 साल बाद भी नहीं बनाएगा, 10,000 साल बाद भी नहीं बनाएगा। तो कल्पनाशीलता का मतलब है कि हम चांद पे पहुंच गए, हमने मोबाइल बना लिया, कल हम कुछ और कर लेंगे। हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी से, पिछली पीढ़ी से आगे बढ़ने के लिए सोचती है, आगे बढ़ने। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? कल्पनाशीलता में क्या हो रहा है? कल्पनाशीलता में सुख की तलाश। तो मानव का मोटिवेशन, परमानेंट मोटिवेशन, हर मानव में बिल्ट इन मैकेनिज्म नेचर की तरफ से, हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। ये मोटिवेशन सभी मानव में बना ही रहता है, जो लगातार उसको दौड़ाते ही रहता है। हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उतने में संतुष्ट हो जाता है कि उससे अधिक चाहता है। उससे अधिक चाहना ही उसके पास बाई नेचर मोटिवेशन है आगे बढ़ने का। यदि पैसे में सुख चाहता है तो पैसा आगे बढ़ाता है, यदि ज्ञान में सुख चाहता है तो ज्ञान को आगे बढ़ाता है,
पद में सुख चाहता है तो पद को आगे बढ़ाता है, भोग में सुख चाहता है तो भोग में आगे बढ़ाता है, और किसी को मारने से सुख चाहता है तो उसको निपटा देता है। तो ये मूल बात है मानव में। देखो, मानव में एक नेचुरल मोटिवेशन है ही है, और फिर भी हमको मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है। और अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए, मेटलाइज करने के लिए एक योग्य शरीर भी है, जिसमें एक विकसित मस्तिष्क है, जिसमें हाथ पैर इस तरह से बने हैं कि वो अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकता है। तो मानव के पास कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता। बढ़िया, यहां तक ठीक है? आगे चले। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव के पास एक चीज है जो कि वो अपने सुख की तलाश अपने सम्मान और पहचान के रूप में भी करता है। तो मेरा सम्मान, मेरी पहचान की तलाश भी मेरी मौलिक है। जिस तरह से उसको मूल में सुख की तलाश है, वो सुख की तलाश कभी इंद्रियों की तरफ जाती है तो वो इंद्रियों को भोगता है। वो सुख की तलाश दूसरी ओर अपनी पहचान की तरफ जाती है, अपने सम्मान की तरफ जाती है, तो वहां से वो अपनी पहचान और सम्मान की तलाश में भी जाता है। जैसे रोटी कपड़ा मकान मानव की आवश्यकता है, वैसे ही सम्मान और पहचान भी मानव की उतनी ही इम्पोर्टेंट या उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आवश्यकता है। तो अपना सम्मान और पहचान की चाहना गलत नहीं है, ये नेचुरल है, मौलिक है। क्या तो ठीक है? तो अभी हम अपना सम्मान और पहचान को कैसे पाते हैं? मेरा सम्मान, मेरी पहचान को मैं कैसे सुनिश्चित करता हूँ, कैसे मैं उसको पाता हूँ, उसके तरीके क्या हैं, कैसे पाते हैं? जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं वो माइक पकड़े। नमस्कार सर, मेरा नाम ज्योति, मैं टीचर डाली। खड़े होकर बोलें। जी सर, सम्मान और पहचान सर हमारी कंफर्मेशन जो हमारा परिवार और हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग देते हैं। तो कैसे कंफर्म करते हैं? कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ भाई आपने अच्छा किया है। उसके बेसिस क्या होता है? उनके बेसिस सर उनके अपने नोशंस भी हो सकते हैं या जनरलाइज नोशंस भी हो सकते हैं। जैसे जैसे कि हमारे बच्चे पेरेंट्स बचपन में समझाते हैं कि आप दूसरों के लिए काइंड नेचर होना चाहिए आपका। उस तरह से अगर हम कोई बिहेवियर शो करते हैं अकॉर्डिंगली, देन रिकॉग्नाइज एंड गिव अस पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दैट यू डू वेल। और हाँ जी, और मैं भी DOE में मेंटर टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और मुझे जहाँ तक समझ आया है, सम्मान और पहचान वैसे तो व्यक्ति के कर्मों के द्वारा होती है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी पहचान और हमारा सम्मान दूसरे लोग जो हमारे बारे में सोचते हैं और जो उनका मानना है वो हमारी पहचान है या हमारा सम्मान। सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो है सम्मान और पहचान जब तक खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, तो तब तक मतलब तसल्ली नहीं होती। दूसरे कई बार हमारी प्रेज कर भी रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर पे खुद को लगता है कि कहीं कुछ कमी है। तो सम्मान, आत्मविश्वास जब तक मेरा नहीं बनता किसी भी चीज़ के लिए, मतलब तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती। मेरा बीइंग है, मैं दिल्ली से आया। आई थिंक पावर, वेल्थ, हायर एजुकेशन, इसमें हम लोग ज़्यादा अपनी पहचान संभाल रहे हैं। देखिए, मैं दिखता हूँ कि कुछ और भी उसमें शामिल हो जाता है। फिर मेरा मोबाइल कैसा दिखता है, और फिर मेरी गाड़ी कैसी दिखती है, और मकान कैसा दिखता है, ये कितनी दूर तक जा सकता है। तो मेरी पहचान में रूप का कितना फैलाव दिखाई देता है, इसको हम देख सकते हैं कि कितना फैलाव दिखाई देता है और कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बल, शरीर बल, मनोबल। मेरा शरीर कैसा है? अभी इंटीरियर गांव में भी जिम खुल गए। ये सारे स्वस्थ रहने के लिए हैं कि कुछ और है? इसमें अधिकांश अभी तक इतना ही था कि शक्ल कैसी दिखती है। अभी वो
क्या बोलते हैं है ना, और ये पेट में भी ऐसा ऐसा कटक, और सभी मजदूरों में ऐसा पाया जाता है। आप देख लो, कोई भी जो बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं गांव में, हमने अपने घर के लोगों को देखा है, तो इसका मतलब है कि रूप फिर शरीर तक चला आया, शरीर का बल, शरीर की ताकत है ना। अभी जो बेचारे हीरो हीरोइन है वो टेंशन में, गाना भी गाना है, उसको भी सुंदर दिखना जरूरी है। कहते यार तुम गाना अच्छा गाते हो तो उतनी बात काफी हो गई, नहीं, वो शरीर से भी उतने सुंदर दिखे, उसका पूरा फिगर, उसकी पूरी बॉडी, उसका पूरा बोलना चलना, उसका है ना, हर तरफ से वो अवतारी हो। तो ये अवतार बनने का जो प्रेशर है, उसमें शरीर को लेके क्या क्या सर्जरी हो रही हैं, कितनी वो आर्टिफिशियल सर्जरी हैं, कितना उसको मेंटेन करने के लिए कितना परेशान है, और उनको देख देख के लिए बाकी कितने लोग परेशान हो रहे हैं। सारे को देखेंगे तो फैलाव हमको दिखाई देता है। धन, पैसा कितना है और पद क्या, तो सभी हम जांच के देखें। देखिए, बात कही गई थी कि चीजों को जांचने के लिए स्वनिरीक्षण बहुत पावरफुल क्रिया है। स्वनिरीक्षण, तो स्वनिरीक्षण है कि हर बार स्वयं में झांक के देखना, सीधा सीधा देखना, इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, तर्क नहीं है। जैसे रूप मेरी पहचान में कितना कंसिडरेबल है, रखा हुआ। धन को मेरी पहचान के लिए मैंने कितना रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है। पद को मेरी पहचान के लिए मैंने कहाँ रखा हुआ है। इसको मैं सीधा सीधा अपने आप में जान सकता हूँ। मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, जो भी मैंने कहा कि हम सुन पाए में बड़ा काम की सुन पाए, और सुन के करें क्या। सुनने से स्वनिरीक्षण करना है। स्वनिरीक्षण का मतलब है कि क्या बात, क्या मौसम में से हर एक, पीछे वालों को नमस्कार, हम में से हर एक का ध्यान इस बात पे बना रहे कि जब भी कोई चीज कही जा रही है तो मेरी जिंदगी में वो कहाँ खड़ी है। स्वनिरीक्षण पूर्वक, स्वनिरीक्षण से मैं देख सकूं कि मेरी पहचान के लिए मैंने रूप बल धन पद को कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा हम अपने आप में देखते जाएं। तो अभी बताइए कि कितने प्रतिशत लोग समाज में अपनी पहचान के आधार के रूप में रूप, बल, धन और पद ही उसका लगभग पहचान का आधार रूप, बल, धन, पद है। कितने प्रतिशत? ठीक, मैक्सिमम आ गया। तो लगभग 99% लोग। इसलिए चाहिए कि भाषा हमको इसलिए प्रयोग करना पड़ता है कि जैसा हम जी रहे हैं और जो हम चाहते हैं वो अलग अलग है। हमारी खुद की पहचान की तलाश रूप, बल, धन, पद के साथ है, और जब बच्चा उसी को करता है, कंपैरिजन नहीं करना है ना। हम घर में पति पत्नी लड़ते हुए दिखाई देते हैं, भाई भाई के बंटवारे होते हुए दिखाई देते हैं, सास बहू की लड़ाइयां होती हैं, और हम बच्चों से कहते हैं देखो तुम दोनों भाई भाई बहन हो, लड़ना नहीं है। उसको समझ में आ जाता है लड़ा जा सकता है। बल्कि लड़ना ही है, वो एक मुख्य काम दिखाई देता है। बीच बीच में खाना वाना खा लो। आगे चलते हैं। अब देखिए, खेल देखिए कैसा है, साफ समझ में आएगा। मैंने कहा था ना, एड्रेस गलत है तो वो पकड़ में आएगा। क्यों हमने अपनों से दुख पाया है ना। हमारे बच्चों ने गरीबी नहीं देखी, ठीक। तो जब गरीबी के दिन थे उनको याद करें, आपस में स्थितियां कैसी थी, संवाद कैसा था। आज जब खुशी मनाने के दिन आए हैं तो हमारे पास बात करने के टॉपिक नहीं, या आपस में दूरियां इतनी बड़ी हैं, ठीक। तो इन सारी चीजों को सोचते हैं तो शायद हमारे बहुत खुशी मनाने के दिन आए हैं, बहुत कुछ अच्छा हो गया है, हमारे घर पहले से कैसे हो गए हैं, हमारे कपड़े, हमारा साधन है, शायद बहुत खुशी मनाने के दिन आए हैं। लेकिन इसके बाद भी खुशी तो आसपास दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब है गलती कहाँ हो गई। अब देखिए, हमारी पहचान कैसी हो, स्थायी कि अस्थायी? स्थायी। लेकिन जिनसे चाहते हैं वो स्थायी है कि परिवर्तनशील है?
परिवर्तनशील है ना। लोग मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं, बोले तब तो आप जवान थे। यार इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ये मेरे हाथ में नहीं। तो कल जैसी शक्ल थी आज वैसी नहीं है, कल जैसे बाल थे आज वैसे नहीं है, और आज जैसे हैं ऐसे कल नहीं रहेंगे। इसको स्वीकार करें कि अस्वीकार करें। और मैं काले भी कर लूं तो मुझको तो पता है मैंने काले किए हैं, आपको तो नहीं चलेगा, है ना? या मैं कैसा हूं? इसका मतलब हुआ कि रूप परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है, पैसा परिवर्तनशील है, और पद 60 के बाद नहीं है, तो रिटायर होना पक्का है। और मेरी पहचान का आधार यही है, मेरे सम्मान का आधार यही है। तो पहचान स्थायी हो कि अस्थायी हो? स्थायी हो। जिनसे पहचान चाहता हूं वो स्थायी है कि अस्थायी है? अस्थायी है। क्या होगा? क्या होगा? क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाने का असफल प्रयास। जो चीजें स्वयं में परिवर्तनशील हैं, उनमें मैं जिंदगी तलाशता हूं, उनमें मैं मेरी पहचान और सम्मान का स्थायित्व तलाशता हूं, परमानेंसी तलाशता हूं, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। इसलिए इस प्रयास में 3 फ्री गिफ्ट मिलता है। पहला, भूतकाल की पीड़ा। इसने मेरे को 20 साल पहले ऐसा कहा था, और उसको याद करके उसने कितनी बार कहा था? एक बार। और मैंने कितनी बार दुख पाया? 20 लाख बार। तो ज्यादा दुख उसने दिया कि ज्यादा दुख मैंने पाया? मैं बहुत मेहनत करके दुख पाया। तो दुख पाने के लिए मैं सेल्फ रिलायंट, दूसरे की जरूरत ही नहीं। और मेरा तो दुखी होना हॉबी भी, मैं मेहनत करके दुखी होने के तरीके ढूंढते रहता, और उसमें मैं सफल हूं। अंतिम ज्ञान, सुख दुख साथ साथ है, संसार माया है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझने है। भूतकाल की पीड़ा ये ठीक नहीं है, ये पार्टी ठीक नहीं है, सास तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना? और पति भी या पत्नी भी और बच्चे भी। वर्तमान से विरोध, जहां जी रहे हैं वहां विरोध है। यही भविष्य की चिंता के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। अभी ऐसा कर रहा है तो कल क्या करेगा? एक महिला शिविर में सुनते सुनते बोली, आपको हमारे घर की बात बोले चिंता ना करो, सबका घर एक ही जैसा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ही है। सॉफ्टवेयर एक ही है, जैसा सॉफ्टवेयर है वैसा हार्डवेयर ऑपरेट होता है। ये युद्ध और संघर्ष सारा इतना ही है। ये वो जीवन शैली है जिसको हम बहुत मेहनत करके जी रहे हैं, उपलब्धियां पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। क्या समझ में आया इस चर्चा से? क्या समझ में आया? लिख डालें। मंदिर दरगाह की पूजा हो जाए तो होते ही मर क्यों नहीं गए थे? आप जीना नहीं हो सकता। ये सुबह से शाम में ऐसा हो सकता है ना, रोज दिन में कई बार ये परिवर्तन होता है। 10 मिनट बाद भी हो सकता है, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती या सकता, या तुम्हारे साथ जीना नहीं हो सकता। ये आशा कैसे बने?
तो मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है, तो कामना की तो ऐसी की तैसी हो जाती, टूट फूट के सुख की कामना बिखर जाती। वो याद है वो सुसाइड जो IAS ने किया था, बिहार का था, बक्सर का, उसकी बीवी और सास की नहीं बनती थी, और भी जो प्रॉब्लम रही होगी अपने को नहीं पता, लेकिन जो उसने अपने वीडियो में बोला कि मैं अपनी माँ को भी उतना ही प्यार करता हूँ, अपनी बीवी को भी उतना ही प्यार करता हूँ, और दोनों के बीच में नहीं बनती है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और मेरे पास जो भी कुछ, वो सब कुछ बाकी तो ठीक ही था, शरीर से भी स्वस्थ था, सैलरी भी ठीक ही आ रही होगी, सम्मान भी ठीक ही था, बेटियां भी ठीक ही थी, एक चीज हैंडल नहीं हो पाई। हाँ जी, लिख डालिए क्या निष्कर्ष निकला, इस चर्चा से क्या निष्कर्ष आया, लिख डालिए। हितेश चंदेला, मैं दिल्ली से हूँ। तो निष्कर्ष कई हो सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से लिखा है, जीवन को जीने की कला और सिद्धांत को जाने बिना लोग जीवन जिए जा रहे हैं और दुखी हैं। सुख प्राप्त करना इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि सच्चा सुख किसमें है वही पता नहीं। शिक्षा विभाग से मुझे इस चर्चा से ये समझ आया कि हम अभी तक सुखी होने का प्रयास कर रहे थे, और लेकिन ऐसा लग रहा था गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि सुख का रास्ता कौन सा है। तो एक्चुअल में जैसे आप आ जाते हैं ना GPS ऑन करके सही रास्ते पर, तो GPS अब मिला है, तो अब कोशिश करेंगे उस रास्ते पर चलने की। तो ये अद्भुत है, मैं तो आश्चर्यजनक लगता है होने में, जंगल युग से निकल के खेती युग तक पहुंचने में, है ना। लेकिन जैसे अभी हैं ये तो 10,000 साल का तो हमारे पास रिकॉर्डेड इतिहास है, लेकिन हमारे यदि जीवन शैली को देखोगे तो उसमें तो ब्लंडर है। देखो अब ब्लंडर देखो। दूसरा प्रयास है सुखी होने का, जो मैं सम्मान और पहचान की तलाश के रूप में करता हूँ। तीसरी कोई चीज हमारे पास है नहीं, है ना? यदि इस रूप में देखेंगे तो बेसिकली यदि इंद्रियों को देखें तो इंद्रियों में क्या लोचा है? नंबर 1 तो लोचा है कि सुख की तलाश कितनी है, संडे टू संडे या एवरी डे, एवरी मोमेंट। तो सुख की तलाश एवरी मोमेंट है, लेकिन इससे मिलता एक मोमेंट है। सुख की तलाश एवरी मोमेंट है, इससे जो मिलता है वो किसी एक मोमेंट में सुख मिलता है, उसके बाद गया। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है कि मेहनत बहुत ज्यादा है, इनपुट बहुत ज्यादा है, आउटपुट बहुत कम है। कैसे? एक कॉर्न जीप पे रखा, उसके पीछे की कहानी करोगे तो किसी ने उगाया होगा, किसी ने काटा होगा, किसी ने प्रोसेस किया होगा, किसी ने प्रोसेस आगे पैक किया होगा, और कोई रिटेलर किसी बाजार में बिका होगा, रिटेलर हुआ होगा और हमारे घर तक पहुंचा, हमने भी उसको प्रोसेस किया, फाइनली कॉर्न जमीन पे आया तो कितना मिला? एक क्षण। उसके बाद गया, और 10-20 बार खा लिया तो वैसे भी और खाने की स्थिति नहीं, और उसके बाद आवश्यकता तो सुखी होने की है ही। तो इनपुट बहुत ज्यादा है, उसको पाने में जो श्रम लगता है वो बहुत ज्यादा है, आउटपुट बहुत मिनिमम है। तीसरा निर्भरता है, दूसरे पर निर्भरता है। शरीर भी मुझसे अलग है, मैं डायबिटिक हूँ, रसगुल्ला खाने का मन तो करता है। ऐसे ही तो मेरे क्या पिछले सालों में बैकबोन का प्रॉब्लम दृष्टि है, तो निर्भरता शरीर पे है, निर्भरता दूसरे व्यक्ति के साथ है, मूड की बात है, तमाम कुछ बदलता है, तो निर्भरता है। और तीसरा चौथा और बड़ा लोचा है। चौथा लोचा समझते? ये शब्द इधर कम चलता है, गुजरात में ज्यादा चलता है। मैं क्या उधर के शब्द इधर ले आता हूँ, इधर के उधर जाते हैं। मुन्ना भाई MBBS, केमिकल लोचा। तो चौथी निर्भरता ये, देखो हम जीना चाहते हैं और जीने का विश्वास पाना चाहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों के मामले में कमजोर है, उसकी पति या उसका पत्नी को पता चले कि मेरा पति इंद्रियों के मामले में कमजोर है, या पति को पता चले, तो
तो दूसरे के प्रति जीने का विश्वास, दूसरे के साथ जीने का विश्वास घटता है कि बढ़ता है? यदि सामने वाला इंद्रियों में कमजोर है जिसके साथ मैं जीना चाहता हूं, तो उसके साथ मेरे जीने का विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? कि कभी भी कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। अब दूसरे को छोड़ दो, स्वयं पे आ जाओ। यदि मेरे को स्वयं के बारे ये स्वीकृति में कमजोर हूं, तो ये मेरे को स्वयं के प्रति विश्वास, स्वयं के प्रति जीने का विश्वास देता है, स्वयं में विश्वास देता है कि अंदर से कुछ हिलडुल जाता है, हिलडुल जाता है? हाँ, निर्भर करता है कैसे वो ले रहा है। ये बात भी किसी हद तक ठीक है कि उसको वो सेंस ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जीने का विश्वास वो नहीं दे सकता है और नहीं होता है। जीने की जो दूसरे आदमी के साथ जीने की जगह है वो उसके भीतर नहीं बन पाती है, उसको आगे पीछे वो चीज सेंस में आती है। तो मूल बात ये है कि जो मेरा मानव के साथ जीने का विश्वास है, ये जो मेरा अपने में जीने का विश्वास है, कोई मुझ पे, दूसरा मुझ पे भरोसा करे या मैं खुद पे भरोसा करूं, ये इंद्रियों में संयमित रहने से आता है या इंद्रियों में असंयमित रहने से आता है? मैं इंद्रियों के मामले में सेल्फ रेगुलेटेड हूं, उससे आता है, या मैं एकदम अनियंत्रित हो जाता हूं, उससे आता है? तो इस बात पे हमारा ध्यान जाता है कि ये इंद्रियों से सुख भोगने का मामला कैसे मेरे स्वयं के प्रति विश्वास के साथ में जुड़ा हुआ है। मैं स्वयं पे कितना गर्व कर पाता हूँ, मैं कितना स्टेबल रहता हूँ, और फाइनली तृप्ति और अतृप्ति की क्या परिभाषा है? अंदर में हिलन डुलन होता है, इसका नाम अतृप्ति है, और तृप्ति क्या है? मैं भीतर में स्टेबल होता हूँ, हिलन डुलन नहीं होता है, मैं अपने आप में भाव और विचार में स्टेबिलिटी के साथ हूँ, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है ना? ये हमारी जरूरत है ही है, क्योंकि जितना मैं अनस्टेबल होता हूँ ये मेरे भीतर बेचैनी पैदा करता है, भय पैदा करता है। तो इससे पता चला कि जो इंद्रियों के साथ सुख की निर्भरता, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंद्रियों से सुखी नहीं हो। इंद्रिय खाएंगे तो कोई सुख भोगते ही, लेकिन इंद्रियों में सुख की निरंतरता तलाशना, इंद्रियों में निरंतरता तलाशना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसकी औकात नहीं है, इसकी हैसियत नहीं है। तो मुझको पहचानना होगा कि किसकी हैसियत कितनी है। खाना खाने से जो हो सकता है वही हो सकता है, कपड़े पहनने से जो हो सकता है वही हो सकता है। उससे ज्यादा मैं अपेक्षा करता हूँ, उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। और जब मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो मेरा दुखी होना निश्चित। ये बात पहुंची? और ऊपर निष्कर्ष हमारे पास पहुंचता है कि किस तरह से इंद्रिय वाले पार्ट में चार लोचा है, तो ये जीने के अर्थ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या हो जाएगा? कब मेरे भीतर ऐसा विचार आएगा, आता है, जिसको मेरे को लगता है कि मैं ठीक नहीं सोच रहा, दूसरे के बारे में ऐसा सोचना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा विचार आने से रुक जाता है कि बार बार आता है। और ऐसा विचार यदि बार बार आता है तो मैं स्वयं के प्रति गर्व कर पाऊंगा, स्वयं में स्टेबल हो पाऊंगा कि अनस्टेबल होता? ये मैं अनस्टेबल होता। तो इसमें तीन लोचे मिले। रूप से यदि, धन से यदि सुखी होने जाता हूं तो इसमें भी लोचा है। पहला लोचा, ये अपने आप में परिवर्तनशील है, ये पहला लोचा। परिवर्तनशील है, ये पहला लोचा। जबकि चाहिए आवश्यकता कैसी है? स्थायित्व की, दूसरा लोचा। ये अपने आप में कंपैरिजन मोड में जाएगा ही, ये तुलना में तुरंत जाता है। जैसे मैं रूप से सुंदर दिखना चाहता हूं और आपसे सुंदर दिखना चाहता हूं, जब कोई चीज का एब्सोल्यूट मापदंड नहीं होता है, जैसे मेरे को मैथमेटिक्स का एग्जाम देना है और मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। हर बार सीबीएसई का 10th बोर्ड में मैथमेटिक्स में 100 में से 100 आने वालों की संख्या 5-6 हजार होती है। लेकिन यदि कोई एब्सोल्यूट मापदंड, तो सुंदरता का एब्सोल्यूट मापदंड क्या होगा? सुंदरता का एब्सोल्यूट मापदंड क्या होगा? भारत में ट्रक के पीछे लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब ये ट्रक अफ्रीका में जा रहा होगा तो क्या लिखेंगे? एक लेवल के बाद ज्यादा गोरा भी अच्छा नहीं लगता है।
तो इसका मतलब है गोरा और काला भी सापेक्ष है, हाइट भी सापेक्ष है, इसमें किसी में कोई स्टैंडर्ड मापदंड नहीं हो सकता। इसलिए रूप को लेके जब भी हम सोचेंगे उसमें तुलना में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तुलना में जाएंगे तो क्या होगा? कम और ज्यादा, अधिक और कम, हीनता और अहंकार, युद्ध और संघर्ष में लैंड करेगा। तो कंपैरिजन जब भी इस लेवल पे होगा वो प्रॉब्लमेटिक होगा ही। फिर भी है, और ये इससे जीने का विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? लगातार जब हम कंपैरिजन मोड में रहते हैं, अपने से कम से तुलना करेंगे कि अपने से ज्यादा से तुलना करेंगे? अपने से अधिक से तुलना करेंगे और हमेशा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे। उसको छुपाने के लिए एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाना पड़ेगा। अब ये गई बहस पानी। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है, इससे बात करना बहुत मुश्किल अपने आप। और ये एक दिन की कहानी है कि हर दिन की कहानी है? हर दिन मेहनत करके हमने इतने नेगेटिव नोशंस और इतनी नेगेटिविटी पाल ली है अपने भीतर, इतना कॉम्प्लेक्स पाल लिया है कि अब बिल्कुल अब इजी नहीं रह गए। बढ़िया, जिसको हम जीना मान रहे हैं अभी किस में आ रहा है? जीने का मतलब है धन और पद आ जाए, जीने का मतलब है घर और गाड़ी में एसी लग जाए। तो जिसको हम अभी जीना मान रहे हैं उस सारे की हालत देख हम अपने दीपा त्यागी हैं। ये मेरे छोटे कजिन भाई होते हैं और ये इन्होंने कभी अपने सफल होने के लिए मैरिज होम बनाया था। अभी भी मैरिज होम है। पहले शरीर से शादियां हुआ करती थी, अभी ज्ञान से शादी कराते। पहले बारात 2 दिन की आती थी, अभी 7 दिन की आती। तो बहुत पुरुषार्थ करके जिस तरह का इनको पता था, तो एक ऐसा संयोग बना कि इनसे कहा भैया कुछ मिलेगा नहीं, अच्छे काम में लगाना है तो लगा। उन्होंने कहा इनको भी इससे संबंध था ही और परिवार की सहमति बन गई। तो ये बहुत एक सुखद स्थिति है कि हम और हमारा परिवार और हम मित्रजन, है ना, अब तो महाजन फैमिली एक परिवार के रूप में है। नाटा जी का परिचय हो ही गया, भाई जी नहीं हैं। तो ये सब लोग वो हैं जो इस पूरे बिना किसी, मैं फिर से क्लियर कर दूं, यहाँ किसी तरह की सोशल फंडिंग नहीं है। सोशल का मतलब है कि किसी से दान इकट्ठा किया जाए, किसी तरह की सरकारी फंडिंग नहीं, किसी भी तरह की, ना आज तक लिया है ना आगे कभी ली जाएगी। जो भी कुछ है मित्र परिवार मिलके इसको चलाते, मित्रता है, फंडिंग कुछ नहीं। तो ये धन्यवाद, ये एक सुखद। तो ये लोग कोई भी आवश्यकता होगी, सत्यप्रकाश भारत जी हैं, बड़ी भूमिका आप निभा रहे हैं कि देश में ऐसे तमाम मित्रों से इनका मिलना होता है जो देश में कुछ बहुत बेहतर सोच रहे हैं। तो अक्सर उनको विद्या बहुत सारे मित्र DOE से भी आए हैं। तो सबको खूब धन्यवाद। भोजन के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। आगे पौने